हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट सीरीज होगी ध्येय आईएएस की। इसके पहले भी हम लोग 15 से 20 लेक्चर कर चुके हैं ध्येय आईएएस की। उसमें दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज कराई गई है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग जाकर देख लीजिए वहाँ पे। और यूपी स्पेशल टॉपिक भी कराया गया है, छोटे छोटे वीडियो में रिविजन कराया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा है जो भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो उसमें दिया है कि देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देसी बैंकर। जो देसी बैंकर होते हैं ये संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो है कि जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, ये सभी जो है कि संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। भारत में जैसे प्रकार दो मुद्रा बाजार होते हैं, मुद्रा बाजार होते हैं, जिसमें से एक है संगठित, दूसरा असंगठित हो जाएगा। तो जो संगठित में है ये ट्रेजरी बिल हो जाएगा, और जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, और कौन सा आ जाएगा, मुद्रा बाजार, माल मुद्रा बाजार, ये सभी जो है कि संगठित में आ जाएंगे। और बाकी असंगठित में कौन सा आ जाएगा, तो ये जो देसी बैंकर होते हैं, साहूकार हो जाएंगे, बिचौलिए हो जाएंगे जो, तो ये सभी जो है कि असंगठित मुद्रा बाजार में आते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, संवैधानिक दर्जा इसको किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है सेबी अधिनियम 1988, सेबी अधिनियम 1990, सेबी अधिनियम 1991 और सेबी अधिनियम 1992। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को जो है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसको संवैधानिक दर्जा जो है कि प्रदान किया गया सेबी अधिनियम 1992 में। तो 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके पहले ये गैर संवैधानिक था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये गैर संवैधानिक था, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1992 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न पर विचार करें, आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई। तो उपरोक्त में से कौन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तकों या स्पॉन्सर में सम्मिलित हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रवर्तकों में कौन कौन शामिल है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक हैं वो है आईडीबीआई और एलआईसी और जीआईसी। एसबीआई नहीं इसमें शामिल है। तो 1 2 3 आंसर सही हो जाएगा। इसके प्रवर्तकों में यही तीनों शामिल हैं। जैसा कि पता होगा कि नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ये जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है कि हम लोग इन संस्थाओं की स्थापना भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इसका। तो आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1964 में, आईडीबीआई की 1964 में। और एलआईसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई थी। और जीआईसी की स्थापना की गई थी, जीआईसी की 1972 में। 1972 में जीआईसी की स्थापना की गई थी। और जो एसबीआई है इसका तो जो इंपीरियल बैंक 3 थे उनको मिलाकर जो है कि 1956 में जो है कि इसको एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया नाम। तो यहाँ पे जो है कि 1 2 3 सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि संवेदी सूचकांक आधारित होता है। तो जो संवेदी सूचकांक होता है, आधारित होता है बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण घटकों पर
यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण घटक दिया है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण घटकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण घटकों पर और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण घटकों पर। तो जो संवेदी सूचकांक आधारित होता है, ये आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण घटक इसमें होते हैं। ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि कितने महत्वपूर्ण घटक होते हैं या कितनी कंपनियां होती हैं उसमें। तो ये 30 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो इसका जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि पता है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE, जिसको BSE कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जो है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में ही है। इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में ही है। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो आइए देखते हैं। भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। भारत में, और कारण दिया है कि भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं हम लोग। तो भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। तो ये भी अभिकथन सही हो जाएगा। जो भारत में अमीर हैं इनका जो है कि असंतुलित भोजन करते हैं, असंतुलित भोजन करते हैं, संतुलन में नहीं रहता है। एक अगर आप असंतुलित भोजन करते हैं तो उसे भी कुपोषण के अंतर्गत ही शामिल किया जा सकता है। और जो है कि गरीब दोनों को, यानी गरीब भी कुपोषित है, गरीब को तो खाना ही नहीं मिल रहा है तो ये कुपोषित हो ही जाएंगे। और अमीर लोग जो हैं उनके पास तो सुविधाएं हैं, खाद्यान्न है, फिर भी वो संतुलित भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही कुपोषित हो गए। और भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो जाएगा, आर गलत है। सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है, सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है, लेकिन इनका वितरण असमान है। जो खाद्यान्न है इसका वितरण असमान है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास है, गरीब लोगों के पास है ही नहीं खाद्यान्न, और किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका वितरण असमान है। यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन कम नहीं है, ये है लेकिन वितरण असमान है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए सही, आर गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? तो स्टॉक बाजार में महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी हो जाएगी? IPO, बुक फील्डिंग, स्प्रेड और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसमें जो है कि सही आंसर हो जाएगा डी। जो IPO, बुक फील्डिंग और स्प्रेड, ये सभी जो है कि स्टॉक बाजार में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। जैसा कि पता है कि IPO क्या होता है, तो जब कोई कंपनी अपना पहला शेयर जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उसे जो है कि IPO कहते हैं। कंपनी अपना पहला शेयर जारी करती है बिक्री के लिए, आम जनता के बिक्री के लिए, तो उसे IPO कहा जाता है। और जो बुक फील्डिंग है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है? कोई कंपनी प्रतिभूति का जो प्रस्ताव मूल्य तय करती है, कोई कंपनी है अपनी प्रतिभूतियों का प्रस्ताव मूल्य तय करती है, तो उसे बुक फील्डिंग कहा जाता है। और स्प्रेड क्या होता है? तो शेयर के क्रय विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर होता है, शेयर के क्रय विक्रय के मूल्य का अंतर जो होता है उसे जो है कि स्प्रेड कहा जाता है। बाकी IPO जो है कि पहली बार जब कोई कंपनी शेयर आम जनता के लिए जारी करती है तो उसे जो है कि IPO कहा जाता है। और बुक फील्डिंग क्या होता है? तो जो कोई कंपनी अपनी जो है कि प्रतिभूति का प्रस्ताव मूल्य तय करती है तो उसे बुक फील्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी स्टॉक बाजार से संबंधित है। तो वीडियो को देखने का यही फायदा होगा कि एक क्वेश्चन से पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें आप लोग,
आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। प्लीज़ आप लोग किया करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाने का प्रमुख प्रभाव है? अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें बचत में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी, उपभोग व्यय वृद्धि होगी, कर वसूली में कमी आएगी। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ा दिया जाता है तो इससे निवेश व्यय में कमी आएगी। यानी अगर अधिक महंगा जो है कि महंगे ब्याज दर पे अगर लोन मिलेगा तो लोग निवेश कम करेंगे, व्यय कम करेंगे निवेश में, क्योंकि उनको लोन महंगा मिलेगा तो लोग निवेश ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रभाव होगा, निवेश व्यय में कमी आएगी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजल निवेशक, यहाँ पे एंजल निवेशक दिया है, लिख देते हैं इधर। एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनको व्यापार आरंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजल निवेशक जो होते हैं, किसी को अगर व्यापार आरंभ करना है तो उनको वित्तीय जो है कि सहायता प्रदान करते हैं, उनको एंजल निवेशक कहा जाता है। और एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान करते हैं। तो ये ऋण भी देते हैं और शेयर पूंजी के रूप में भी वित्त प्रदान करते हैं, दोनों माध्यम से एंजल निवेशक जो होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन नीचे कथन और कारण से दिया गया है। तो आइए देखते हैं। बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है, और कारण दिया है यहाँ पे, इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। तो जो बेरोजगारी की समस्या है उससे गरीबी में वृद्धि होती है, इसका प्रमुख कारण है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, तो बेरोजगारी से जो है कि मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ए सही, आर गलत हो जाएगा। जब बेरोजगारी रहेगी मुद्रास्फीति कैसे बढ़ सकती है? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं बल्कि घटी जाएगी। यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाएं का विचार निम्नलिखित में से किसी एक ने दिया था। तो जो यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए 1990 में एक लुप्त होती महिलाएं के नाम से विचार आया था, वो किसने दिया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कि अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, तो इन्हीं ने ही दिया था, अमर्त्य सेन ने, लुप्त होती महिलाएं। और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसी के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, तो ये कोचीन में है, केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोची में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ये हिसार में है, हरियाणा है, हरियाणा में हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल में है, ये भी हरियाणा में हो जाएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा, तो ये गलत हो जाएगा। जो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है ये हैदराबाद में है। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो KGFS मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? तो KGFS मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे जो है कि इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि बैंकिंग सुविधा प्रदान करके उनकी सहायता करना, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना, यही इसमें मॉडल में था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाना, लोन दिया जाना उनको। तो ये बांग्लादेश में सबसे पहले जो है कि ये मॉडल चला था बांग्लादेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी सही सुमेलित नहीं है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो ये 1977 दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ये 1977 में ही चला था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ट्राइसेम, तो ट्राइसेम 1979 में चला था, तो ये भी सही हो जाएगा। ट्राइसेम का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ
ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्राइसेम का फुल फॉर्म है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको जरूर आप लोग नोट करेंगे। और जो है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये 1980 में चला था, तो ये भी सही हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2010 में नहीं चला था, ये चलाया गया था 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम यानी आप लोग काम करेंगे तो उसके बदले में अनाज दिया जाएगा, तो ये 2004 में चलाया गया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि विपणन में सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में सम्मिलित नहीं है? भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारत कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारत कृषि निगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो भारत कपास निगम है ये जो है कि कृषि विपणन में सम्मिलित है, और दूसरा जो है कि भारतीय खाद्य निगम ये भी सम्मिलित है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग ये भी सम्मिलित है, जो भारतीय कृषि निगम है ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी स्थापना भी हम लोग देख लेते हैं कि इनकी स्थापना कब कब की गई थी। तो जो भारत कपास निगम है इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और भारतीय खाद्य निगम जो FCI है इसकी स्थापना भी पहले भी पूछा गया है, तो 1965 में की गई है FCI की स्थापना। और कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो CACP है जो MSP जारी करता है, तो इसकी स्थापना भी कब की गई थी? तो 1965 में ही की गई थी। CACP कृषि एवं कीमत आयोग जो है, कृषि लागत कीमत आयोग, तो ये 1965 में हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है कि भारत का कृषि निगम जो है इसकी ये जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 2002 में की गई है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्य वृद्धि को कहते हैं। अगर आयात की गई वस्तुओं के कारण अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसे कौन सी मुद्रास्फीति कहते हैं? तो कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका जो है कि आयातित मुद्रास्फीति हो जाएगा। अगर आप लोग आयात करते हैं वस्तुओं का, अगर भारत सरकार आयात कर रही है मान लीजिए, तो वहाँ पे अगर मूल्य वृद्धि हो रही है, जैसे कच्चे तेल का आयात करती है, तो अगर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वहाँ से परिवहन लागत बढ़ेगी, तो वहाँ से सभी वस्तुओं की मूल्य भी बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार ये आयातित मुद्रास्फीति हो जाएगी। लिखित कथनों पर कौन से प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य है? तो प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में पूछा जा रहा है कि सत्य कौन सा है। तो वर्ष 2011-12 में संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये सही हो जाएगा। बजट 2011-12 के संघीय बजट में जो है कि इसका पहली बार प्रयोग किया गया। यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है, तो ये भारतीय विचार है जो प्रभावी राजस्व घाटा है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हो जाएगा, AR दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में लिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है? अगर भारतीय रिजर्व बैंक जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपना रही है तो वहाँ पे उसके कौन सा अनुकूल नहीं है? तो मतलब इसमें क्या होगा? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि होगी, CRR में कमी करेगी, MSF जो MSF है में वृद्धि करेगी, बैंक दर में कटौती करेगी। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो रिवर्स रेपो दर है इसमें वृद्धि हो जाएगी। जो रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि अगर केंद्रीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है तो वहाँ पे जो है कि रिवर्स रेपो दर होता है, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, CRR में कमी कर दी जाएगी। CRR में जितनी कमी कर दी जाएगी उससे वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसका अनुपात जो है कि कम कर दिया जाता है RBI के द्वारा तो ये जो है कि लोन ज़्यादा दे पाएंगे, तो इससे विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगी, यानी कि ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, तो उससे जो है कि अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। MSF में वृद्धि, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें कमी की जाएगी। और बैंक दर में कटौती कर दी जाएगी, तो बैंक जो है कि RBI से सस्ते लोन पाएंगे, तो इससे भी जो है कि लोन ज़्यादा देंगे, तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अनुकूल होगी। तो यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो है कि यही गलत है, बाकी जो है कि सभी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है। तो आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु जो है कि सरकार द्वारा कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सब्सिडी को युक्ति युक्त बनाना है, यानी ऐसे लोगों को सब्सिडी देना जो इसके योग्य हैं, यानी कि जो गरीब और इनकी गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, उनको ही सब्सिडी दिया जाए, बाकी लोगों को नहीं। और प्रगतिशील कराधान, यानी प्रगतिशील कराधान क्या होता है कि जिनकी आय अधिक है अगर, तो उनको टैक्स भी अधिक दिया जाना चाहिए। तो यही भारत में है भी कि जिनकी आय अधिक है उनको टैक्स अधिक है। जैसा कि पता है कि जिनकी आय कम है, यानी 7 लाख से कम है तो वहाँ पे टैक्स फ्री है। इस बार वाले बजट में घोषणा की गई है कि 7 लाख से कम आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये सब्सिडी युक्त बनाना, सही तरीके से सब्सिडी देना और प्रगतिशील कराधान, तो दोनों ही हो जाएगा, बाकी प्रत्यावर्ती व्यय नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोल्ट में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। तो जो बोल्ट होता है पीपीपी मॉडल में, उसमें ऑपरेट, ऑन, ऑक्यूपाई, अंडर, तो इसका सही क्या हो जाएगा बोल्ट में जो पीपीपी मॉडल में होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो इसका बोल्ट का फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर। तो बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो बोल्ट में यही होता है। इसमें होता है कि आप लोग जैसे निजी कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है और वो इसका ही नियम कानून बनाते हैं और बनाएंगी वही, चलाएंगी वही, लास्ट में जो है कि जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सरकार को। कुछ समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 20 साल या 50 साल के लिए आप निजी कंपनियों को दे दिया जाता है और उसका संचालन वही करेंगी, बनाएंगी भी, और उसके बाद जब इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो ये सरकार को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। तो वो कौन सा प्रकार का निवेश है जिसमें पूंजी पलायन का भय नहीं है, यानी कि जो अगर कोई विदेशी पूंजी लगी है तो आपातकाल या कोई भी परिस्थिति में जो है कि तुरंत भाग नहीं जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, अगर इस प्रकार का निवेश किया गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो इसमें जो है कि पलायन का भय नहीं रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। परिसंपत्ति का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे जो है कि भौतिक परिसंपत्तियों जैसे जो है कि फैक्ट्री बना दी गई, स्कूल, कॉलेज, पुल, रोड, ये सब बना दिया जाएगा। तो ये जो है कि अगर इसमें निवेश किया गया है तो कोई भी विदेशी है तो वो उसको, अब स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, रोड, इन सब को लेकर तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि पलायन का भय नहीं रहता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। बाकी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, अगर इसमें निवेश किया गया है, ये शेयर के माध्यम से किया जाता है ये दोनों, तो इसको जो है कि कभी भी पलायन कर सकता है ये निवेश। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथन और कारण से दिया गया है। नकद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं, और कारण दिया है कि इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर नकद आरक्षित अनुपात जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, अगर बैंक RBI घटा देता है तो इसके पश्चात बैंकों को ऋण ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। तो ये अगर चाहे तो कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है, ये कटौती कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर अभी मान लीजिए CRR जो है कि 4% है, उसको अगर RBI 3% कर देता है, तो अगर 100 रुपये में से आप लोगों को पहले 96 रुपये का लोन दे पाते थे, तो अब जो है कि अगर 3% हो गया तो ये 97 रुपये का लोन दे पाएंगे, तो इससे लोन अधिक दे पाएंगे। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो जाती है।
यानी CRR घटा दिया जाता है तो अतिरिक्त धन का लोन दे पाएंगे। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया, यहाँ पे बलिया दिया है, यूपी है, यूपी के बलिया जिले से शुरू की गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। और यह केवल BPL परिवार तक सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी गरीब परिवार के लिए है। सभी गरीब परिवार के लिए, पहले जो है कि BPL परिवार के लिए था, लेकिन 2018 से सभी के लिए हो गया है। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2016 में जब स्टार्ट की गई थी तो जो है कि केवल BPL के लिए थी, लेकिन 2018 से सभी के लिए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन और कारण से दिया गया है, आइए देख लेते हैं। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत जो है कि बढ़ जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्शल मैक्लुहान वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है। जो वैश्विक गांव यानी कि पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना है, विश्व को एक साथ जोड़ना, तो जो वैश्विक गांव की संकल्पना मार्शल मैक्लुहान द्वारा दी गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, तो उसका जो है कि क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा परिवहन व संचार। परिवहन व संचार के माध्यम से ही जो है कि यहाँ पे वैश्विक गांव की संकल्पना आधारित है, परिवहन और संचार अनुसार हो जाएगा। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लुम्बिनी नेपाल में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के PM कौन है? शेर बहादुर देउबा। तो इन दोनों लोगों के द्वारा जो है कि लुम्बिनी में जो है कि भारत यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कि इसका जो है कि उद्घाटन किया गया, और जो है कि दूसरा ये होता है कि इसके लिए जो है कि वित्तीय मुहैया यानी वित्त प्रदान पैसा जो है कि भारत सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मई 2012 लिखा हुआ है, मई 2022 है, मई 2022। तो मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। तो जो मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, यूके। तो यूके में जो लंदन है वहाँ पे जो है कि एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मई 2022 में क्वाड नेताओं, जो क्वाड है, नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। इस बैठक का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका जो है कि नेतृत्व जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था मोदी जी द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश हैं। तो क्वाड में कुल 4 देश हैं, जैसा कि नाम से पता है क्वाड लिखा हुआ है। तो इसके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, ये पूछा जा सकता है। तो USA हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भारत हो जाएगा।
तो कुल 4 देश शामिल हैं। और क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कि इसकी स्थापना या शुरुआत जो भी कह लें क्वाड की, तो ये 2007 से हुई है। तो यहाँ पे केवल एक सही है इसका, जो है कि 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि एथनी अल्बानीस मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वैसे तो लास्ट 6 मंथ के ही पूछे जाएंगे ज़्यादा, तो हम लोग उसको भी एक अलग से टॉपिक में कर लेंगे करंट अफेयर्स का। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं इस टेस्ट सीरीज में। मई 2022 में जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021, यानी मई 2022 में जो जारी की गई थी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देख लेते हैं इसमें कि जो है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है कि फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। तो ये गलत हो जाएगा। फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान नहीं मिला है, इसमें स्थान मिला है जापान को। यहाँ पे ये जो फ्रांस दिया है जापान हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इस सूचकांक में भारत का 54वां स्थान है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचकांक से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं जो संजीव बजाज हैं, इनको भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। और भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1895 में, 1895 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में। तो वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका, यहाँ पे भारतीय लेखिका लिखा हुआ है, इनके लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। अब गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया, तो ये सही हो जाएगा। जो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया था। और इनका जो है कि यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड, तो यहाँ पे टॉम ऑफ सैंड है, हेतु प्रदान किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको प्रदान किया गया था बुकर प्राइज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं को एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान प्रदान किया गया है। तो ये सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय जो है, इसके द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान चलाया गया है। उसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है समर्थ, ये समर्थ नाम है इसका। और ये जो है कि महिलाओं के कौशल विकास में सहायता करेगा, उनके कौशल विकास में सहायता करेगा और उनको बाजार से जोड़ा जाएगा। तो ये लॉन्च की गई थी 8 मार्च, जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को 2022, 8 मार्च 2022 को ये लॉन्च की गई थी ये योजना समर्थ नाम से, महिलाओं के कौशल में विकास में सहायता प्रदान करने के लिए। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, विश्व में लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी की गई है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि विश्व में रहने योग्य सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑस्ट्रिया है, वियना की जो राजधानी है, यहाँ पे जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वो हो जाएगा प्रथम स्थान पर, शीर्ष स्थान पर है। और जो है कि भारत में अगर देखा जाए तो 2 शहर हैं, भारत के 2 शहर हैं, जिसमें जो है कि पहले पर आ जाएगा दिल्ली
और दूसरे पे मुंबई। अगर भारत में पहले पर पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा, और ये 112वें स्थान पे पूरे विश्व में, और ये 117वें पे है मुंबई। और भारत में पूछा जाएगा तो पहले पे ये, दूसरे पे ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए गए थे। तो जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसा कि नाम से भी पता है ये चाइना का होगा, इनका नाम ही अलग होता है। तो ये तियोंगांग अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए गए। तो ये जो है कि चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन अपना बना रहा है, तो चीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना, जून 2022 में विश्व की फिशिंग कैट जनगणना जो है का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया है। तो ये विश्व की प्रथम ऐसी जनगणना है, फिशिंग कैट जनगणना। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस झील में किया गया। डल झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर और एलिफेंट झील केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से अभी आंसर करते रहें। तो जो चिल्का झील उड़ीसा की है, यहीं पर ये जनगणना की गई है, चिल्का झील उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने किसको मुकाबले में पराजित किया था। तो ये मुंबई को पराजित किया था। इसमें कुछ बताने वाले वैसी चीजें नहीं है, फैक्ट है, आप लोगों को बस इसको रटना हो ही होगा। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 नियुक्त किया गया है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया, वो कौन सा भारतीय राजनयिक है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमनदीप सिंह गिल को। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में 45 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान कौन सा है। तो जो अंकटाड द्वारा जारी जून 2022 में रिपोर्ट थी, निवेश की रिपोर्ट, उसमें कहा जा रहा है कि 45 बिलियन डॉलर भारत में निवेश हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI जिसे कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत का स्थान उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है। तो इसमें जो है कि भारत का 7वां स्थान हो जाएगा, भारत का 7वां स्थान हो जाएगा यहाँ पे। और पहले स्थान पर कौन सा था देश, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर, तो ये USA हो जाएगा, USA पहले स्थान पर, भारत का 7वां स्थान हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला या प्रथम शहर बन गया है। तो वह भारत का कौन सा शहर है जो स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला प्रथम शहर बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज एवं प्रस्तुत करने के उद्देश्य से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा क्या कि जून 2022 में जारी किया गया था, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पर कृषि भूमि की कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज किया जाएगा और प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है, यानी कि इनकी गुणवत्ता को का डेटा दर्ज किया जाएगा भूमि का। तो ये किसने किया है, तो IIM अहमदाबाद, तो इसका अहमदाबाद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जो है कि केरल के द्वारा किया गया, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोंगो सागर सैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य किया गया। तो जो बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास है
ये आयोजन इसका मई 2022 में किया गया था। और किस देश के साथ किया गया है? भारत। और कौन सा देश हो जाएगा? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था एक जगह है मोला, मोला व उत्तरी बंगाल की खाड़ी। तो इन दो जगहों पे किया गया था। ये मोला बांग्लादेश में ही है, बांग्लादेश में। तो यहीं पर जो है कि बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास किया गया था भारत और बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन ऑस्कर, जो ग्रीन ऑस्कर से नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार, ये व्हिटले है। व्हिटले गोल्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो व्हिटले गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, तो ये किस भारतीय को दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये चारुदत्त मिश्रा हैं, इन्हीं को दिया गया था, चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। ये भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, वन्य जीव संरक्षणवादी हैं ये चारुदत्त मिश्रा। तो इन्हीं को जो है कि ये अवार्ड प्रदान किया गया है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जो है कि इसको ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन की संस्था है, व्हिटले ब्रिटेन की संस्था है, इसी के द्वारा दिया जाता है। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड के नासा द्वारा एंडुरस मिशन लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो 10 मई 2022 को नॉर्वे से स्वालबार्ड के नाम से नासा के द्वारा एंडुरस मिशन लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या पता लगाना है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, इसका जो है कि यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया गया था? तो ये जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया था जून 2022 में। जैसा कि पता है कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जिनेवा में संपन्न हुआ। तो ये सही है, जो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में जिनेवा में हुआ था। जो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। तो इसमें जो है कि जिसमें भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया था। तो इस जो है कि सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है कि पीयूष गोयल ने किया था। तो ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन हुआ था जून 2022 में। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। तो इसका नई दिल्ली में सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।